नमस्कार। हम देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने स्वर और व्यंजनों को देखा और संयुक्त व्यंजन 4 हैं। देवनागरी के अंक और अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग हम करते हैं। ये सब बातें हमने की। आज हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की, या फिर वर्णों को संयुक्त बनाने के जो नियम हैं, वर्णों को संयुक्त किस तरह से बनाया जाए उसके लिए नियम। पहला नियम तो ये है कि जिन व्यंजनों के साथ खड़ी पाई है उन्हें संयुक्त बनाने के लिए, संयुक्त का अर्थ है एक, जब हम पूरा लिखते हैं और उसके साथ एक आधा व्यंजन जोड़ देते हैं, तो उसे लिखने के लिए जिन वर्णों के साथ खड़ी पाई है उन्हें खड़ी पाई हटा करके हमें संयुक्त बनाना है। उनको संस्कृत की तरह से पैर में लगा करके हमें संयुक्त नहीं बनाना। जैसे देखिए निम्न, अब संस्कृत का जो रूप है उसमें तो हम पैर में लगाते थे, हम विश्व, यूं पैर में नहीं लगाना है, बल्कि जो खड़ी पाई है वर्ण के साथ उस खड़ी पाई को हटा देंगे और इस तरह से इसको संयुक्त बना सकते हैं। दूसरी बात है, जिन जैसे क है और फ है, तो इनके साथ खड़ी पाई तो है, लेकिन खड़ी पाई हटा करके अगर संयुक्त बनाते हैं तो एक अलग वर्ण जो है व के रूप में रह जाएगा ये, और ये प के रूप में रह जाएगा। तो इसलिए इनको संयुक्त कैसे बनाएं, आगे से जो ये आकृति बनी हुई है इसको हम हटा देंगे और इस तरह से इसको संयुक्त बना देंगे। तो क और फ के लिए क्या नियम है कि आगे से ये उस तरह से हटा करके हम इसको मतलब संयुक्त बना सकते हैं। इसमें हर चीज लगा करके हमें नहीं बनाना है, वो नहीं करना है कि हम ऐसे लिखते हैं, ये गलत होगा, वहां पर आधा हो सकता है, हम इसको लिखेंगे। तीसरा वे वर्ण है जिनके साथ इस तरह की स्थिति भी नहीं है और खड़ी पाई भी नहीं है। जैसे कि देखिए द है, ह है, ट है, इस तरह से अगर वर्ण है तो इनको लिखने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। इनके साथ हल चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे हमने लिखा उद्देश्य, तो यहाँ पर द को हमने हलंत लगा दिया, न कि हमने इसको पैर में लिखा। इससे शब्द की बनावट को पहचानना बहुत ही सरल हो जाता है। अब हमने लिखा विद्या, देखिए संस्कृत में हम इस तरह से लिखते हैं व्यंजनों को जोड़ करके, जिससे भ्रम पैदा हो सकता है, लेकिन अब देवनागरी में परिवर्तन करके ये कह दिया गया कि द जो है वो हलचिन्ह के साथ लिखेंगे और उसके साथ पूरा य है तो उसको उसी रूप में लिखा जाएगा। तो इस तरह से अब पढ़ने में कोई भी भ्रम नहीं है और हम जान पा रहे हैं कि कौन सा वर्ण आधा है और कौन सा जो है पूरा है। देखिए अब यूं लिखा जाता था जिससे भ्रम हो गया और शब्द जो है वो इस रूप में ना देख करके इसी रूप में लिखा जाने लगा, क्योंकि न जो है देखने में आधा लग रहा है। तो इसलिए अब सीधा सा हमें लिखना है कि ह जो है वो स्वरहित है तो उसको हलचिन्ह लगा करके, और न पूरा है बाद का है तो उसको स्पष्ट रूप से लिखना है। इस तरह से हलचिन्ह लगा करके संयुक्त व्यंजन बनाने हैं, न कि पैर में लगाना है। पैर में लगाने से भ्रम भी हो जाता है और सीखने में भी दिक्कत होती है। तो इस कारण से सीधा हम स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि कौन सा व्यंजन कहाँ पर आ रहा है। इसमें एक चीज और हम देख लेते हैं कि मात्राएं जो हैं, अब हमने कोई शब्द लिखा जैसे मिट्टी, पहले तो क्या करते थे, यूं लिख लिया मिट्टी, पैर में लगा दिया मिट्टियां, या हम देख लेते हैं एक आसान सा शब्द जैसे लिखिए द्वितीय ना, यूं लिखा जाता था। अब कैसे लिखना है, हलचिन्ह लगा करके, क्योंकि द के साथ खड़ी पाई नहीं है तो द के साथ हम हलचिन्ह लगाएंगे। अब ये मात्रा जो है उसको भी हम व के साथ ही लगाएंगे, न कि द के ऊपर से लगाएंगे। अब क्योंकि ये द जो है वो हलचिन्ह के साथ आ गया है तो इसके ऊपर से नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। हम यूं नहीं करेंगे कि इसको हलचिन्ह भी लगा दिया, मात्रा भी लगा दी और ऐसे लिख दिया, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आधा आपने लिखा है खड़ी पाई हटा करके, तब मात्रा ऊपर से आएगी। जैसे हमने लिखा स्थिति,
अब जब हमने स्थिति लिखा है तो अब स जो है वो आधा है, स्वरहित है। अब मात्रा जो है वो इसके ऊपर से हम लेंगे, लेकिन अगर आपने हलचिंग के साथ लिखा है तो आप मात्रा ऊपर से नहीं लेंगे, बल्कि जो मूल वर्ण है जिसके ऊपर मात्रा है वहीं पर हम इस मात्रा को लिखेंगे, ना कि ऊपर से लेकर के। तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें कि मात्रा को हमें कहाँ लगाना है। ये तो हमने बात की कि खड़ी पाई हटा करके बनाना है, या फिर आगे से हटा करके बनाना है, या फिर हर चिन्ह के को हटा करके हमें लिखना है, लगा करके लिखना है। अब हम बात करते हैं र के संबंध में। र जो है अपने आप में कई रूपों में प्रयुक्त होता है। तो वर्णमाला में ये कहा गया है, मानक वर्णमाला में, कि र के जो तीनों रूप है उसी रूप में हम इसको रखेंगे। पहला रूप तो हमने रखा कि र जो है वो पूरा ही लिखा जाता है। र को हम पूरा लिखते हैं कई शब्दों में, जैसे हमने लिखा राम, सरस। तो यहाँ पर क्या है, र पूरा है। अगर र पूरा है तो हम इसको पूरा ही लिखेंगे, कोई हलचिन लगाने की या कोई जरूरत नहीं है, जिस तरह से है उसी तरह से लिखा जाएगा। दूसरा रूप जो है वो है जब हम र को आधा लिखते हैं। आधा का मतलब जब स्वर रहित है तो कैसे लिखेंगे। अब इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो ये पूरा बड़ा वर्ण बन जाता है ना, जैसे हमने लिखा। तो अब ये क्या है, अगली लाइन में चला गया है, और इस तरह से यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, बल्कि करना क्या है आपको, इस र को ऊपर लेकर जाना है। इस र को हम ऊपर ले जाएंगे, अगले वर्ण के ऊपर लिखेंगे। तो इस तरह से अगर र स्वर रहित है तो अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर रखा जाएगा, और इस तरह से ये रूप बन जाएगा इसका। तीसरी हम बात करते हैं, र जब पैर में लगता है, नीचे भी हम लगाते हैं र को, तो ये रूप भी जो की क्यों रहेगा। जैसे हमने कल हम कर रहे थे ना, हमने देवनागरी वर्णमाला में सुधार के उपाय भी किए थे, जो उसमें हमने देखा था कि प के साथ जैसे र है ये, तो ऐसे में र जो है ये पूरा है, लेकिन अगर र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित है तो हम इसको इसके पैर में लिखते हैं, और यही रूप मान्य है। इस तरह से हम नहीं लिखेंगे, बल्कि र को इसके जो पहले वाला व्यंजन स्वर रहित है उसके पैर में ही लिखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, र के तीन रूप है। पहला तो र पूरा ही है, और इससे पहले कोई व्यंजन नहीं है, अगर है तो भी वो पूरा है। दूसरा है अगर र खुद स्वर रहित है, अगर र स्वर रहित है तो अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर लग जाएगा। इस तरह से लिखा जाएगा। ये र जो है यहाँ पर स्वर रहित है और अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर लग रहा है। तीसरा क्या है, हमने देखा कि र जो है वो तो पूरा है, लेकिन उससे पहले वाला व्यंजन जो है वो स्वर रहित है। ऐसे में हम इसको इसके पैर में लगाते हैं। अब एक चीज और र के रूप को देखते हुए हम देख लेते हैं कि जैसे त्र बनाया, त के साथ र लगाया, तो इसमें हम यूं ही लिख लेते हैं या फिर हम यूं लिख लेते हैं। तो अब ये वर्णमाला में दिया गया है कि दोनों में से आप किसी रूप का प्रयोग करेंगे, इसका नहीं करेंगे। त और र को मिलाकर के जो आकृति बनेगी वो ये वाली नहीं बनेगी, बल्कि यही बनेगी। तो यानी कि क्र जिस तरह से हमने लिखा है, पैर में दिख रहा है, वैसे ही त में भी ये पैर में इस तरह से लिखना चाहिए। त का रूप बना करके हमें र नहीं लगाना है। एक री के संबंध में भी भ्रम रहता है, हम री के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। री ऋषि की जो मात्रा आप लगाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो हमें दिक्कत आती है, श्रृंगार शब्द जब हम लिखते हैं तो ज्यादातर जो है र भी लगा दिया जाता है और री भी लगा दिया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि ये तो गलत हो गया। तो श के साथ जब हम री की मात्रा को मिलाते हैं तो ये आकृति ऐसे बननी चाहिए। श के साथ जब हम री की मात्रा को मिलाते हैं तो आकृति ऐसी बननी चाहिए। लेकिन इसके लिए सुविधा ये कि कंप्यूटर में अगर सुविधा नहीं है, ऐसी आकृति नहीं बनती है, तो फिर हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये वाली आकृति भी सही है और लिखने में ये भी सही है। ये छूट किस लिए है कि कंप्यूटर में कई बार ऐसा नहीं आता है लिखने में, तो हम श के पैर में इस तरह से री लगा करके लिख सकते हैं। यानी कि हम श्रृंगार भू लिखते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अगर हमें जरूरत है कंप्यूटर में तो हम इस रूप में भी उसको लिख सकते हैं, वो सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। ऐसा देवनागरी
की मानक वर्णमाला में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा दिया गया है। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। लिखते वक्त शब्द शुद्धि में हम खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हमें वर्णों में हलचिन लगाना है या मात्रा लगानी है या खड़ी पाई हटानी है, किस हिसाब से हमें लगानी है, क्योंकि छोटी की मात्रा जब हम लगाते हैं हस्वी की